right? Okay, let's move further. Now we take the conjunction of all score for each city using the minimum function. The lowest combined score determines the city's overall ranking. It follows from the table that Santiago is clearly the winner, right? हमने सबसे वर्स्ट कंडीशन देखी और उस वर्स्ट कंडीशन में हमने देखा कि सैंडियागो जो था वो सबसे बेस्ट सिटी था इन 5 cities में से रहने के लिए. Finally, suppose we add a sixth city, say Atlanta, for consideration, then what will happen? Means हमने इन 5 cities में से जो है डिसाइड कर लिया कि which one is the best city to live in, right? So हमने डिसाइड किया, we have decided that the Santiago is the best city to live in, right? Between these 5 cities. So now we are adding the sixth city, name is Atlanta. So how we calculate which between this city which city is best? हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो हम प्रीवियस ये 5 cities थे उसमें से फिर हमने अगेन एक और 6 city ऐड किया, तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कौन से सिटी बेस्ट है? राइट, इन 5 cities में तो हमने ये सैन डियागो जो है वो बेस्ट सिटी है, राइट? हमने 6 city एक और ऐड किया विच हैव डिफरेंट स्कोर, राइट? सो अब हम एक तो वे ये है कि हम अगेन पूरा ये प्रोसीजर जो है रिपीट करें, राइट? एक तरीका ये है कि हम पूरा प्रोसीजर ये रिपीट करें और विद द हेल्प ऑफ 6 city, या ये या फिर ये कि सिंपली हम जो है सिर्फ 6 city का जो है इंटरसेक्शन आई और सॉरी नेगेशन आई डिसजंक्शन एस कैलकुलेट करें 6 city का, एटलांटा का, और उसका जो है फिर हम कंजक्शन कैलकुलेट करें मिनिमम, और फिर उन सिर्फ ये फिफ्थ जो हमने फाइंड आउट कर लिया कि सैंटियागो बेस्ट है और उस 6 city का जो स्कोर आता है उन दोनों को हम सिर्फ कंपेयर करें. हमें अगेन पूरा ये प्रोसीजर रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 5 cities का तो पता चल गया ना कि सैंटियागो बेस्ट है रहने के लिए. तो अब अगर कोई हमें कहता है कि भाई 6 city का जो है ना बताएं कि आप इन 6 में से रहने के लिए कौन सा बेस्ट है, तो हम सिर्फ जो इन नेगेशन आई डिसजंक्शन एस कैलकुलेट करेंगे 6 1 का, और फिर उसका कंजक्शन निकालेंगे और उसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी तो उसकी मिनिमम वैल्यू सिर्फ हम सैंटियागो के साथ कंपेयर करेंगे और उसकी बेसिस पे हम बताएंगे कि अब इन 6 cities में से रहने के लिए सिटी कौन सा बेस्ट है. तो हमें अगेन ये पूरा प्रोसीजर, लेट सपोज कि अगर आपको कोई कहता है कि आपको 10 वैल्यूज दी हैं और 10 वैल्यूज में से आपको बताना है कि कौन सा सिटी जो है वो कौन सी वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, सही है? तो आपने उस 10th वैल्यू में से फाइंड आउट कर लिया है कि लेट सपोज दिस 8 1 वैल्यू इज ग्रेटर, राइट? सो अब मैं अगेन आपको 11th वैल्यू देता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि भाई इस 11th में से बताएं कि कौन सी ग्रेटर है. तो अब मुझे प्रीवियस 10 का तो पता है कि 8 1 जो है वो ग्रेटर है, राइट? तो फिर मैं 8 वैल्यू का और 11th वैल्यू का जो है कंपैरिजन करूंगा, उन दोनों में से कौन सी ग्रेटर है. उन दोनों में से जो ग्रेटर होगी मुझे अगेन जो है ना 11th वैल्यू को का कंपैरिजन नहीं करना, हम सिर्फ दो वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे 11th का और 8 का, और उन दोनों में से बताएंगे कि कौन सी वैल्यू जो है वो ग्रेटर है. अब ये हम सिनारियो चेंज कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आप आस्क कर रहे हैं उसमें ये है कि हम जो इसमें वर्स्ट सिटी फाइंड आउट नहीं करना चाह रहे कि लोएस्ट वैल्यू कौन सी है या वर्स्ट सिटी कौन सा है रहने के लिए. हम इसमें फाइंड आउट ये करना चाह रहे हैं कि बेस्ट सिटी कौन सा है. तो हमने क्योंकि बेस्ट सिटी तो पहले फाइंड आउट कर लिया कि सैन डियागो इन 5 में से, अब हम इस वजह से सिर्फ वो 6 सिटी की जो वैल्यू कंपेयर करेंगे वो सिर्फ सेंटियागो के साथ करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों में से बेस्ट सिटी या इन 6 में से बेस्ट सिटी कौन सा है. अगर हम ये कहते हैं कि भाई सेकंड बेस्ट सिटी कौन सा है, तो फिर हमें जो है अगेन प्रोसीजर ये, हमें अगर वर्स्ट सिटी भी कैलकुलेट करना होगा तो हम सिर्फ लोएस्ट वैल्यू जो होगी वो उसके साथ हम कंपेयर करेंगे. जैसे इन केस न्यूयॉर्क और ये आपका मियामी जो है ये वर्स्ट सिटी है,
तो अगर हमें वर्स्ट सिटी कैलकुलेट करना है तो 6 सिटी का हम जो कंपेरिजन करेंगे इन 2 सिटीज़ के साथ करेंगे, सही। तो अगर उसकी 2 वैल्यू आएगी तो वो वर्स्ट सिटी नहीं है, और अगर उसकी वैल्यू ही 0 आती है तो वो वर्स्ट सिटी है। लेकिन अगर, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिनारियो है कि हमें बेस्ट सिटी कैलकुलेट करना है और बेस्ट सिटी हमारे पास सेंटियागो ही है, तो इस वजह से हम जो उसका कंपेरिजन कर रहे हैं 6 सिटी का, वो सेंटियागो के साथ कर रहे हैं और ये पूरा प्रोसीजर अगेन रिपीट नहीं कर रहे। राइट, क्लियर है आपको? Now we take the conjunction of all scores of for each city using the minimum function. The lowest combined score determines the city overall ranking. It follows from the table that Santiago is clearly the winner. Finally, we suppose we add a sixth city, say Atlanta, for consideration. Then what will happen? Then the Yagar method ensure that the revised choices will be the existing choices, Santiago or Atlanta. तो ये एक और है कि हम ये उस जो मेथड हम कह रहे थे कि हम उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो इस मेथड को जो हम कहते हैं वो यगर मेथड कहते हैं, कि सिर्फ हमारे पास जो एग्जिस्टिंग चॉइस जो है वो सेंटियागो है। तो अब हमें जो एक या तो सेंटियागो होगा या एटलांटा होगा, अब इन दोनों में से ही हमें बेस्ट फाइंड आउट करना है। इट कांट बी एनी ऑफ द अदर्स, तो इन दोनों के अलावा या तो सेंटियागो होगा या एटलांटा होगा, और इसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। Thus, the procedure allows incremental decision making, so manageable sub decisions can be combined into an overall final choice, right? तो अब हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि अब हमें जो कंपेरिजन फाइंड आउट करना होगा या कंपेरिजन करनी होगी, वो बिटवीन एटलांटा और सेंटियागो ही करनी होगी, जो हमें ओवरऑल 6 सिटीज का बेस्ट स्कोर बता देगा। Right, now we have another new topic, quantifier. We now investigate a class of proposition different from those presented in the preceding section. तो अब ये एक और क्लास है प्रोपोजिशन की, और ये डिफरेंट फ्रॉम दी प्रीसीडिंग क्लासेस जो हम प्रीवियसली डिफाइन करके हैं। तो टेक अ गुड लुक एट दी फॉलोइंग प्रोपोजिशन। आल प्यूपिल आर मॉर्टल, ये हमारी प्रोपोजिशन है या नहीं है? आल प्यूपिल आर मॉर्टल, तो ये ऊपर बता, जैसे सेकंड पॉइंट में हमने लिखा है टेक अ गुड लुक एट द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस, तो ये सारी जो है हमारी प्रोपोजिशंस ही हैं। आल पीपल आर मॉर्टल, ये भी प्रोपोजिशन है। एवरी कंप्यूटर इज अ बिट 16 बिट मशीन, ये भी प्रोपोजिशन है। नो बर्ड्स आर ब्लैक, सम पीपल हैव ब्लू आइज। तो ये ये चारों जो है प्रोपोजिशंस हैं, राइट। अब इधर आप एक चीज़ नोट करें कि इधर जो है हमें एक एक्सटेंट बता रहे हैं, आल पीपल, राइट, एवरी, नो, सम, देयर एग्जिस्ट एन इवन प्राइम नंबर, ये भी एक प्रोपोजिशन है। तो सबसे लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है? Would anyone like to please tell me which is the largest even prime number? ये भी गूगल करके तो नहीं बता रहे हैं आप लोग? सही, तो 2 is the largest even prime number, or 2 is the only even prime number in whole counting. Each contains a word indicating quantity such as, ठीक है, नहीं कर रहे हैं आप लोग गूगल।
Each contains a word indicating quantity such as all, every, none, some and one. Right? Such words called quantifier. ये जो initially जो ये चीज़ कह रहे थे all, every, no, some, there exist and, तो ये जो words होते हैं ये हमारे quantifier कहलाते हैं. Give us an idea about how many objects have a certain property. Means quantifier हमें जो बता रहे होते हैं कि वाटर की मीनिंग होती है फानी, खत्म होने वाली चीज. राइट. गिव अस एन आइडिया अबाउट हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स हैव अ सर्टेन प्रॉपर्टी. तो ये हमें क्वांटिफायर जो है हमें एक आइडिया दे रहे होते हैं कि कितने ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो एक खास प्रॉपर्टी या सलाहियत रख रहे हैं. राइट. तो क्वांटिफायर हमारे सिंपली इंडिकेटिंग क्वांटिटी, ये और कोई इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है. क्वांटिफायर सिर्फ हमारी एक क्वांटिटी को इंडिकेट कर रहे होते हैं. सिंपल वर्ड्स. राइट. There are two different quantifiers. The first is all, the universal quantifier denoted by ये in an inverted a. ये सिंबल आपने पहले भी देखा होगा. फॉर ऑल इसको हम डिनोट कर रहे होते हैं फॉर ऑल वैल्यूज इन्वर्टेड ए से. यू मे रीड फॉर ऑल इज फॉर ऑल, फॉर ईच और फॉर एवरी. मीन्स आप ये जो इन्वर्टेड ए है इसको कहीं पे भी आपको एक स्टेटमेंट मिला हुआ है फॉर ऑल, तो उसको भी आप शॉर्ट में इस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं. फॉर ईच के लिए भी ये इन्वर्टेड ए यूज कर सकते हैं और फॉर एवरी के लिए भी ये इन्वर्टेड ए आप यूज कर सकते हैं. द सेकेंड क्वांटिफायर इज सम, द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर डिनोटेड बाय अ बैकवर्ड ई. ये जो सिंबल है ई का, ये आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को या दियर एग्जिस्ट इन उसको शो कर रहा होता है. ये इन्वर्टेड ए आपके तमाम फॉर ऑल उसको शो कर रहा होता है. तो ये बैकवर्ड ई जो है आपका, राइट, यस दिस वन इज द ग्रीक लेटर और सिंबल्स. यस, दियर एग्जिस्ट. यू मे रीड फॉर सम. मीन्स ये जो बैकवर्ड ई है उसको आप फॉर सम, दियर एग्जिस्ट और फॉर एट लीस्ट वन, फॉर एटलीस्ट वन. राइट. तो इसको आप तीन, जहाँ पर भी ये तीन वर्ड्स लिखे होंगे फॉर सम, देयर एग्जिस्ट या देयर एग्जिस्ट इन या फॉर एटलीस्ट वन, नोट दैट द वर्ड सम मीन्स एटलीस्ट वन. राइट. तो कम से कम एक ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जो एक क्वांटिटी रख रहे हैं. तो ये बैकवर्ड ई जो है हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कहलाता है और इन्वर्टेड ए जो है हमारा ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहलाता है. और क्वांटिफायर हमारे होते हैं जो किसी भी क्वांटिटी को इंडिकेट कर रहे होते हैं. लेट्स सी एग्जांपल. लेट एक्स बी एनी एप्पल, then the sentence all apples are green can be written as for every x, x is green. Right. इसको हम सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी आर एपल्स आर ग्रीन एक ये लिखा हुआ है, इसको हमने इंग्लिश सिंपल इंग्लिश में ये फॉर एवरी एक्स, या इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी कहते हैं. जब हम सेट के अंदर सेट थ्योरी में पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे ये हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म होती है, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है और एक साइड बिल्ड नोटेशन होती है. राइट. ये सारी तो आपने पहले ही पढ़ी हुई होंगी. तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म फॉर एवरी एक्स, एक्स इज अ ग्रीन. राइट. Using the universal quantifier inverted a, this sentence can be represented symbolically as for all x, x is a green. हमने जैसी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि ये इन्वर्टेड ए है ये हमारा फॉर ऑल को डिफाइन कर रहा होता है. आफ्टर 10 मिनट्स जो है हम क्लास फाइंड आउट कर यूजिंग द तो हम इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स, एक्स इज ग्रीन. और अगर सिंपल इसको हम एक प्रोपोजिशन बना दें, एक्स इज ग्रीन को हम एक पी ऑफ एक्स के इक्विवेलेंट कर दें. राइट. तो फिर इसको सिंबॉलिकली हम और सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स,
p of x, where p of x is green, राइट। तो ये और सिंपल हो गया। क्लियर है आप लोगों को ये क्वांटिफायर यहाँ तक? प्रीडिकेट हियर p of x, ये जो p of x था तो ये एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं, राइट। उस ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे हैं, तो इसको हम प्रीडिकेट कहते हैं। हियर p of x कॉल्ड अ प्रीडिकेट स्टेट्स द प्रॉपर्टी द ऑब्जेक्ट x हैज, राइट। तो इसमें x क्या प्रॉपर्टी रखता है? p of x जो है ये इधर ये रेड में राइट अप किया हुआ है, इधर x की क्या प्रॉपर्टी है? Yes, green is the property for x, right? Since p of x involves just one variable, it is a unary predicate. जब भी p of x के में एक सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व होगा तो उसको हम यूनरी प्रीडिकेट कहते हैं। बाइनरी प्रीडिकेट भी होते हैं, और जो मोर वेरिएबल रख रहे होते हैं फिर वो फर्दर प्रीडिकेट भी होते हैं, लेकिन जो सिंगल वेरिएबल रख रहा है उसको यूनरी प्रीडिकेट कहते हैं। The set of all values x can have is called the universe of discourse। अब जो वैल्यू वो एक वेरिएबल रख रहा होता है, the set of all values x can have is called the universe of discourse। Let's suppose in case of apple is green and sweet and tasty, मीन्स अब ये जैसे जैसे आप ये वैल्यू एक सेट बनाते जा रहे हैं, वैल्यू देते जा रहे हैं, तो अब वेरिएबल तो आपके पास एक ही है, एक्स एप्पल, लेकिन उसके आप डिफरेंट वैल्यू सेट बना रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, या सिंपल वर्ड्स में यूडी। यस, इन द प्रीवियस एग्जांपल द यूडी इज द सेट ऑफ ऑल एप्पल्स। सेट ऑफ ऑल एप्पल्स यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स था, तो वो एक्स इज ग्रीन और ऑल एप्पल्स आर ग्रीन, तो इसमें जो सेट ऑफ ऑल एप्पल्स था वो इन्होंने इसमें जो है उसको यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स कर दिया। P of x is not a proposition but just an expression। हमारा प्रीडिकेट जो होता है वो प्रोपोजिशन नहीं होता, वो सिर्फ एक सिंपल एक्सप्रेशन होता है। लेट सपोज अगर कोई आपको एप्पल इज ग्रीन, तो उसका आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे हैं। अब अगर पूरा आपके पास ऑल एप्पल्स आर ग्रीन, अब इसमें अगर ये एक प्रोपोजिशन है सही, तो इसमें आप बता सकते हैं कि यस और नॉट। लेकिन आपके एप्पल इज ग्रीन और आपके पास मल्टीपल एप्पल्स रखे हुए हैं, वो ग्रीन भी हों, रेड भी हों, येलो भी हों, सही, तो उसमें आप डिफाइन नहीं कर, मीन्स ये सिंपली एक प्रीडिकेट जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज को बता रहा होता है, ये एक्सप्रेशन को शो कर रहा होता है, ये खुद प्योर फिक्स जो होता है, ये प्रीडिकेट जो होता है हमारा, वो खुद एक कोई प्रोपोजिशन नहीं होती, राइट। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? राइट दी स्टेटमेंट सम chalkboards आर ब्लैक। ये एक स्टेटमेंट है या ये प्रोपोजिशन हमें मिली हुई है, सम chalkboards आर ब्लैक। सिंबॉलिकली इसको सिंबल्स में लिखना है। सॉल्यूशन, चूज द सेट ऑफ ऑल chalkboards इज अ यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। सही, सेट ऑफ ऑल chalkboards जो है वो यूडी हो गए हमारे। लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी chalkboard, मीन्स एक ने तमाम chalkboards में से एक जो है chalkboard पिकअप किया है। देन द गिवन सेंटेंस कैन बी रिटन एज देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच डेट एक्स इज ब्लैक, राइट, क्योंकि हमने उन chalkboards में से सम chalkboards आर ब्लैक, कुछ chalkboards जो हैं वो ब्लैक हैं, उसमें से हमने एक आर्बिट्रेरी chalkboard उठा लिया और अब हम उसको कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच डेट एक्स इज ब्लैक। एक्स इज ब्लैक जो है वो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है,
लेकिन देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट एक्स इज ब्लैक, ये हमारी पूरी प्रोपोजिशन है। यूजिंग द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर दिस कैन बी सिंबलाइज्ड एज देयर एग्जिस्ट एन एक्स, एक्स इज ब्लैक। यहाँ पे बी ऑफ एक्स जो है ये आगे बता रहे हैं, वेयर बी ऑफ एक्स एक्स इज ब्लैक, राइट। तो यहाँ पे हमने फॉर ऑल को कैसे राइट अप करते हैं, सिंबॉलिकली कैसे यूज करते हैं, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को कैसे राइट अप करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये हमने देखा है। राइट। प्रीडिकेट जो होते हैं वो कोई भी एक प्रोपोजिशन की प्रॉपर्टी को रख रहे होते हैं, सही। सो यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर है? फर्दर जो है, ठीक है, फिर जो है